हेलो स्टूडेंट, अंसारी एजुकेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं में, जिसमें हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन का नियम, जिसमें हम पहला जो इसका पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो लेक्चर 6 में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम लेक्चर 7 में कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में शेष तीनों को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो गौर से बोर्ड की तरफ देखते जाइए और ध्यान दीजिए। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा दूसरा है रासायनिक संयोजन का जो नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, उसका हम डिटेल धीरे धीरे कवर करने जा रहे हैं। बाकी से अगले वीडियो में गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम, गैलू-साका गैस आयतन संबंधी नियमों का भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लेक्चर 7 में स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो स्थिर या निश्चित अनुपात, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1799 में प्राउस नाम के रसायन शास्त्री ने किया था। किसने किया था? प्राउस नाम के रसायन शास्त्री ने 1799 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कहा क्या था कि इस नियम का क्या कहा था कि किसी यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार के दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, अथवा किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, इसको सरल शब्दों में समझिए कि जैसे जल है, जल जो है आप देखते हैं कि जल का जो नॉर्मल फार्मूला है H2O है। अगर और यहाँ पास इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उनके भार के दृष्टि से इनका अनुपात देखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन की यहाँ जो टोटल मास है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है। जैसे जनरली 1.008 होता है, लेकिन हम 1 ले लिए हैं तो 1 और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पास ये हो जा रहा है 2। और यहाँ पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो है 16 है। ठीक है, तो यहाँ पास जो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि 2 1 2 और के क्या हो जाएगा 8, 1:8 है। ठीक है, 1:8 है इसका। तो अगर जल जो है, अगर कुआं से प्राप्त हो रहा है, अगर जल जो है झरने से प्राप्त हो रहा है, अगर जल जो है हैंडपंप से प्राप्त हो रहा है, जल कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अगर वो सामान्य जल है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व हैं उन भार की दृष्टि से उनका अनुपात क्या होगा, 1:8 ही होगा। भले वो जल जो है कुआं का हो, वो जल झरने का हो, वो जल जो है नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का भी जल हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो सदैव क्या है, 1:8 ही होगा। अब जैसे कि एक और इसके अलावा हम उदाहरण दें, मतलब आप समझिए यही निश्चित अनुपात का नियम है। मतलब जल को बनाने वाले जो अवयवी तत्व हैं, भार की दृष्टि से उनका अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। एक दूसरा उदाहरण की ओर हम देखते हैं, तो दूसरा उदाहरण को गौर से देखेंगे तो अपने आप आपको और भी बातें क्लियर हो जाएगी। वो हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस चीज़ को आप जानते हैं, अगर 4 के टेबल में आता है तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पास कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले यौगिक में जो कंपोनेंट कार्बन और ऑक्सीजन है उनका जो रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन का वो 3:8 है। क्या ये हर कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी स्रोत से प्राप्त होता है, क्या हर जगह 3:8 है? अगर हर स्रोत से प्राप्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर यही है, तो इसका मतलब है कि निश्चित अनुपात के नियमों का पालन किया जा रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न स्रोतों का। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है कोयले को वायु में जलाना। कोयले को हम वायु में जलाते हैं, कोयले को वायु में जलाने पर, ठीक है, कोयले को हम वायु में जलाते हैं, तो जला दिए, ठीक है, ये है कोयला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन
तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी जो अनुपात रहना है वही अनुपात रहेगा, 3:8 ही रहेगा। दूसरा जो हम उदाहरण ले रहे हैं कि आप चूने के पत्थर को गर्म कीजिए। चूने का पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जब चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो आप इस अभिक्रिया को भली भांति जान चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ भी जो रेशो होना है वो 12:32 अर्थात 3:8 ही रहेगा। दूसरा एक और उदाहरण हम नेक्स्ट ले लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन करवाते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला और हम रिएक्शन करवाते हैं HCl से। तो जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से 2 मोल सोडियम और 2 मोल यहाँ से क्लोरीन जो है 2NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पास से जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और क्या बना लेगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है H2O बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पास का भी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी जो अनुपात है 12:32 अर्थात 3 क्या है 8 है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लगभग 3 स्रोतों से प्राप्त किए हैं और तीनों स्रोतों से प्राप्त होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है, 3:8 है। जब आप कोयले को वायु में जलाए फिर भी 3:8 आ रहा है, जब इसको जलाए फिर भी 3:8 आ रहा है, इसको जलाए फिर भी 3:8 आ रहा है। यही तो पराउष्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया नियम है कि किसी भी यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार के दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं अथवा किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये जो है केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, रासायनिक संयोजन जो है उसका जो दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ये आपका क्लियर होता जा रहा है। इस नियम की कुछ सीमाएं हैं जिसको हम विधिवत देख लेते हैं। तो देखिएगा इस नियम की कुछ सीमाएं गौर से देखिएगा, आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, सभी पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, कुछ भी जो है अलग से नहीं होना है। जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं उसी से बनना है। जैसे इसमें सीमाएं का हम बात करें तो कुछ जगह नियमों का पालन नहीं हो रहा है। किस कंडीशन में नहीं हो रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे 2 रूपों का बात करते हैं। जैसे कार्बन के जो है आइसोटोप पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप पाए जाते हैं, समस्थानिक जिसको हिंदी शब्दावली हम प्रयोग करते हैं। तो आइसोटोप जो समस्थानिक है उसका डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से सुने होंगे या पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है समान है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो कार्बन के जो 2 ज्ञात समस्थानिक है 6 कार्बन 12 और क्या है दूसरा 6 कार्बन 14। तो अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो यहाँ भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पास जो आप रेशो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो यहाँ 12 है और ऑक्सीजन का 32 है। तो यहाँ भी ये 3:8 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, यहाँ पास जो कार्बन का एटॉमिक है, देखिएगा इसको करेक्शन कीजिएगा, मतलब वे कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 है। तो यहाँ पास कार्बन का एटॉमिक मास 14 तो है और ऑक्सीजन के यहाँ कितना है 32 है। इसको डिवाइड करते हैं छोटी सी संख्या से तो 2 और ये क्या हो जाएगा 7 है ना। तो 2 16 या 32 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 7 या 14 हो जाएगा। तो यहाँ पास इसका जो रेशो आ रहा है 7:16 आ रहा है। तो यहाँ पास जो है गुड़ी जो निश्चित अनुपात का नियम है ये उसका बॉर्डर लाइन है कि समस्थानिकों के लिए जनरली वे अलग है, मतलब निश्चित अनुपात का जो नियम है उससे डिफरेंट इसका क्या है बिहेवियर है। यहाँ पास ये रेशो क्या होंगे अलग होंगे। ठीक है, ये सीमाएं में है। एक और सीमाओं का अध्ययन हम सीमा बॉर्डर लाइन जो इसका है अध्ययन कर लेते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। वो देखिएगा कि यौगिक जो है अलग अलग है लेकिन उनका अनुपात समान है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो समान है। वो क्या है उसको देखिएगा, वो है C2H6। क्या है C2H6O है ना। C2H6 जो है इसके 2 आइसोमर के हम बारे में चर्चा करते हैं समावयवी के बारे में, जिसमें एक है C2H5OH जो एथाइल अल्कोहल का फार्मूला है
और दूसरा है CH3OCH3। ये डाईमेथिल ईथर का फार्मूला है। आप देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। इनको समावयवी बोला जाता है या आइसोमेरिज्म बोला जाता है, कि जिनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है अलग अलग होता है। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पास कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। यहाँ पास भी देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। तो आप देखिए कि कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन यहाँ पास जो है 2 है, और 2 कार्बन का जो एटॉमिक मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, और 12 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हाइड्रोजन 5 और 1 6 है तो ये 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पास 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 के टेबल में ही लिखे तो 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, रेशो है, वो ये है। यहाँ पास भी देखेंगे तो वही होगा कि ये है कार्बन 1 और ये 2, मतलब इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ भी 3 3 क्या हो गया 6 हो गया, और 6 का एटॉमिक मास 6 ही होगा, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो 16 हो जाएगा। ये आपका वही पॉइंट पुनः आएगा, और 12 और अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ यौगिक तो जरूर अलग अलग है लेकिन उनका अनुपात यहाँ पास है। तो ये क्या है कि निश्चित अनुपात के जो नियम जो है उनके कुछ बॉर्डर लाइन जो हैं जो उससे थोड़ा सा भिन्नता दर्शाते हैं कि यौगिक अलग अलग हैं लेकिन इनका अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है हम अब इस उदाहरण से हम देखेंगे कि जो निश्चित अनुपात का नियम है टोटली क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप एक बार पढ़िए, क्या लिखता है कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन में प्रवाहित करने पर 1.098 ग्राम तांबा प्राप्त होता है। एक अन्य प्रयोग में 1.179 ग्राम तांबा जब नाइट्रिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का 1.476 ग्राम आपको जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इन आंकड़ों की सहायता से ये बताना है कि क्या ये स्थिर अनुपात नियम का पालन होता है। तो हम यहाँ पर बना लिए हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। तो एक्सपेरिमेंट 1 को देखिए, जो प्रयोग ये है, जो पहला पॉइंट लिखता है उसको देखिए कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन में प्रवाहित करने पर 1.098 ग्राम क्या होता है, तांबा प्राप्त होता है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे तो ये क्या है, तांबा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। इस पर हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है, और ये जल का अणु बाहर निकलता है। इस कंडीशन में बोल रहा है जो क्यूप्रिक ऑक्साइड का मात्रा है 1.375 ग्राम है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और जब हाइड्रोजन प्रवाहित कर दिया जाता है तो जो कॉपर प्राप्त होता है उसका जो मात्रा है 1.098 ग्राम है। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर है उसका जो मात्रा प्रतिशत है वो कितना है। तो जब मात्रा प्रतिशत निकालेंगे किसका, कॉपर का, तो क्या निकाल देंगे 1.098। ठीक है, और जो टोटल मात्रा है क्यूप्रिक ऑक्साइड का 1.375 इंटू क्या है 100 है। जब इसको आप डिवाइड करके इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आता है ये आता है 79.86%। इसके कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एक आध दिन कैलकुलेशन पर ही क्लास हम लगा लेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 79.86% क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का मात्रा आता है। तो उस समय जो ऑक्सीजन का जो मात्रा प्रतिशत है वो कितना आएगा देखिएगा। तो ऑक्सीजन का जो मात्रा प्रतिशत है वो क्या आ जाएगा 100 माइनस 79 पॉइंट क्या हो जाएगा 86। जिसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.14%। ये किसका मात्रा आ जा रहा है, ऑक्सीजन का आ जा रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि 1.179 ग्राम तांबा को जब नाइट्रिक अम्ल में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि ये हम ले लेते हैं 3 मोल कॉपर ले लेते हैं, और इसको जो है हम
और नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब हमको प्राप्त होता है ये कॉपर नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर नाइट्राइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? और हमको प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसके साथ हमको जल का अणु भी प्राप्त होता है। और जब यहाँ पास से जब कॉपर, ये देखिएगा ये जो है ना, ये अभिक्रिया दो प्रकार से होता है, डाइल्यूट में है, कॉन्सेंट्रेट में यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जब इस कॉपर नाइट्राइड को हम गर्म करें, कॉपर नाइट्राइड को जब हम गर्म करते हैं तब देखिएगा क्या बनेगा। जब कॉपर नाइट्राइड को जब हम गर्म करेंगे तब बन जाता है कॉपर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कॉपर बन जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? और बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? और इस आधार पर हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को मूल रूप से देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जब अभिक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो इस कंडीशन में ये बोल रहा है कि कॉपर कितना लिया गया है? कॉपर लिया गया है 1.179 ग्राम लिया गया है। ठीक है, और जो कॉपर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ कितना हो जा रहा है? 3 2 जा 6 और यहाँ हो जा रहा है 4, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड में आएगा तो ये यहाँ पास हो जाएगा CuO। ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? CO 1.6 ग्राम प्राप्त हो रहा है। तो 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, और यहाँ कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12। ये कितना हो रहा है? 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जा रहा है? 4 2 जा 8 और 2 10 और 8 12। ठीक है, यहाँ पर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 1.476 ग्राम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास से क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर का मात्रा प्रतिशत निकालेंगे तो ऐसा ही निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 1.179 और अब लिख हो जाएगा 1.476 और क्या हो जाएगा? ये 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इस डिजिट को इससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 79 पॉइंट क्या आ जाता है? 89 आ जाता है। इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे यहाँ पास है, तो यहाँ पास से हम ऑक्सीजन का मात्रा प्रतिशत निकाले थे, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मात्रा प्रतिशत निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का जब मात्रा प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या हो जाएगा? 79 पॉइंट क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20.11, जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा। तो आप देखें कि पहले एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन का आयतन प्रतिशत आ रहा है, कितना आ रहा है? 20.14 और यहाँ पर देखिए 20.11 आ रहा है। अर्थात दोनों एक्सपेरिमेंट में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड के जो कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा क्या है? स्थिर है, 20% है। अर्थात किसी भी स्रोत से किसी भी यौगिक को बनाने वाले जो अवयव हैं प्राप्त होते हैं, उनका जो भार के दृष्टि जो मात्रा है वो निश्चित होता है। अर्थात स्थिर अनुपात के नियमों का पालन केमिकल कॉम्बिनेशन में होता ही होता है। ठीक है, और जो सीमाएं बताए हैं वो अलग है। बाकी जो सामान्य रूल है उसमें स्थिर अनुपात का नियम का पालन हर स्थिति में होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए और भी वीडियो बनाया जा सके। और जो बच्चे हमारे इस साल 10th में पास करके 11th में जाएंगे वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, ताकि आने वाले जो सत्र में उनकी पढ़ाई और सरलता और आसानी से चल सके। थैंक यू वेरी मच।